हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 और 4 मार्च के करंट अफेयर्स के टॉप 15 क्वेश्चंस को। आपके आने वाले एग्जाम्स में 3 और 4 मार्च के करंट अफेयर्स से जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन आपको मैं करा रही हूँ उनको आप नोट जरूर करते जाना। क्लियर है? और क्या करना है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की आत्मकथा, ठीक है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की आत्मकथा उंगलिल ओरुवन का विमोचन किसने किया है? ठीक है, तो आत्मकथा का जो नाम है वो क्या है? उंगलिल ओरुवन। तो इसका विमोचन किसने किया है ये हमें बताना है। तो बच्चों यहाँ देखिए, पहले तो आप इमेज में ये है M.K. स्टालिन, ठीक है, और ये जो बगल में खड़े हुए हैं मास्क लगाए, इनको शायद आप पहचान पा रहे होंगे, ये है राहुल गांधी। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राहुल गांधी। तो M.K. स्टालिन की आत्मकथा उंगलिल ओरुवन, ये आप नाम अच्छे से याद रखिएगा। इसका विमोचन किसने किया है? राहुल गांधी। ये कौन है? ये कांग्रेस पार्टी के अभी वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष हैं। ठीक है, कांग्रेस जो केंद्रीय पार्टी है इसके ये क्या है? अध्यक्ष हैं। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए बच्चों, M.K. स्टालिन जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, ये द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, ठीक है, ये इसको हम शॉर्ट में क्या कहेंगे? DMK। M.K. स्टालिन द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, यानी कि ये किस पार्टी के अध्यक्ष है? DMK। शॉर्ट में इसको क्या कहेंगे? DMK। और पार्टी का नाम क्या है? द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वनम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मनसुख मंडाविया, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इमेज में आप, राष्ट्रपति भवन में नव विकसित आरोग्य वनम का उद्घाटन, तो उद्घाटन देखिए कौन कर रहा है? रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वनम का क्या किया है? उद्घाटन किया है। और बात यहाँ पे राष्ट्रपति भवन की हो रही है तो आप आसानी से याद भी कर लेंगे। तो यहाँ इसका उद्घाटन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, तो अभी राष्ट्रपति कौन है? श्री रामनाथ कोविंद, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और इसके दौरान, इस उद्घाटन समारोह के दौरान यहाँ पर PM मोदी भी साथ में उपस्थित थे। ठीक है, तो यहाँ देखिए PM मोदी भी साथ में खड़े हुए हैं, तो ये भी इस समय यहाँ पर उपस्थित थे। क्लियर है बच्चों इतना? आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए बच्चों, आरोग्य वनम जो है इसके बारे में देखेंगे, 6.6 यानी कि 6.6 एकड़ क्षेत्र, इतनी जमीन में ये बना हुआ है। तो इतने क्षेत्र में फैले आरोग्य वनम को योग मुद्रा में बैठे किसी मनुष्य के आकार में विकसित किया गया है। ठीक है, यानी कि जो इसका आकार है वो कैसा है? कि योग मुद्रा में, यानी कि योग करते हुए ऐसी मुद्रा में किसी मनुष्य के आकार में इसको बनाया गया है। क्लियर है इतना? आगे देखेंगे, इसमें लगभग 215 प्रकार की जड़ी बूटियां और औषधीय पौधे उगाए गए हैं। ठीक है, ये देखिए आरोग्य वनम, आरोग्य नाम क्या है इसका? आरोग्य वनम। तो ये आपका औषधि से संबंधित है। तो इसमें लगभग 215 प्रकार की जड़ी बूटियां और औषधीय पौधे उगाए गए हैं, जिनका उपयोग आयुर्वेद में चिकित्सीय उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया कि चिकित्सा की एक पद्धति होती है आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक जो उपचार, आयुर्वेदिक जो पद्धति है, इसमें जो उपचार किया जाता है, इस उपचार में दवाइयां औषधि से बनी हुई दी जाती हैं। ठीक है, औषधि, जड़ी बूटी, देसी नुस्खे जो होते हैं, इसके तहत दवाइयां बनाई जाती हैं। क्लियर है बच्चों इतना? तो इस आरोग्य वनम में क्या किए गए हैं? औषधीय पौधे और जड़ी बूटियां उगाई गई हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? ठीक है, हमें बताना है कि किस राज्य ने भी हाल ही में अशांत क्षेत्र अपने आप को घोषित कर लिया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, तमिलनाडु या फिर असम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असम।
असम ने अभी हाल ही में अपने राज्य को क्या कर लिया है, अशांत क्षेत्र घोषित किया है। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए, असम सरकार ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958, या इसी को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, अफस्पा, क्या कहते हैं, अफस्पा, को 6 और महीनों के लिए बढ़ा दिया है। तो बच्चों यहाँ पे असम सरकार ने क्या किया है, असम राज्य, पूरे राज्य को क्या किया, अशांत क्षेत्र घोषित किया है। और ये जो अशांत क्षेत्र है, ये एक संसद में नियम पारित किया गया था, जो कि अधिनियम का नाम क्या है, अफस्पा, या इसको हम क्या कहते हैं, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम। और इसको संसद के द्वारा 11 सितंबर 1958 में पहली बार क्या किया था, इस अधिनियम को पारित किया गया था। क्लियर है? तो इस अधिनियम के तहत क्या किया जाता है, ऐसे क्षेत्रों में, जैसे कह सकते हैं इसमें यहाँ पर क्या किया जाता है, सेनाएं तैनात की जाती हैं, ठीक है, जहां पे खतरा रहता है, उग्रवादी क्षेत्र होते हैं जहां पर खतरा रहता है कि आतंकवाद बढ़ सकता है, यहाँ पे है ना, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो ऐसी जगहों पर क्या किया जाता है, ये अधिनियम लागू किया जाता है। तो इसी के तहत 6 और महीने के लिए असम सरकार ने क्या किया है, असम को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित और कर दिया है, ठीक है। और ये जो ज्यादातर अफस्पा जो अधिनियम है, ये ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट वाले जो राज्य हैं वहां पर लागू ज्यादा किया जाता है, क्योंकि वो सीमा से लगे हुए क्षेत्र होते हैं, सीमा से लगे हुए राज्य हैं। सीमा जैसे आपका चाइना बगल में लगा हुआ होता है, ऊपर की साइड में चाइना से सीमा बनाते हैं कई सारे राज्य। तो ऐसे क्षेत्रों में अशांति ज्यादा रहने की संभावना रहती है, उग्रवादी एरिया है यहाँ पर। तो इसीलिए इन क्षेत्रों में क्या किया जाता है, ये अधिनियम पारित किया जाता है, ठीक है। और इस अधिनियम के तहत जब ये अधिनियम लागू किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, अशांत क्षेत्र कहा जाता है। जब ये अधिनियम पारित हो जाता है तो अपने आप ही उसका नाम क्या हो जाता है, अशांत क्षेत्र कहा जाता है उसको, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों, असम राज्य की बात आई है तो असम की राजधानी ये क्या है, आपकी दिसपुर हो जाएगी। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिश्वा शर्मा है। और असम के जो वर्तमान राज्यपाल हैं, इनका नाम क्या है बच्चों, जगदीश मुखी, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, हाल ही में एनएसओ ने 2021 और 22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, की वृद्धि कितनी अनुमानित की है। सकल घरेलू उत्पाद, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, जीडीपी, ठीक है। जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि कितनी अनुमानित की है, और किसके द्वारा पूछा जा रहा है हमसे, एनएसओ के द्वारा। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 8.9%, 8%, 7.5%, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8.9%। एनएसओ ने जो भारत की जीडीपी है उसमें 8.9% की वृद्धि को अनुमानित किया है। क्लियर है इतना? आइए बच्चों और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर एनएसओ की बात आई है, तो एनएसओ ये क्या होता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। यानी कि अगर हम इसकी हिंदी में बात करें तो हम इसका हिंदी में नाम जान लेते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है। इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अब इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो बच्चों इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना जो है पहली बार वो कब की गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 2006 में। 2006 में पहली बार एनएसओ की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। इतना क्लियर है? चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह 1 मार्च से किस मंत्रालय के द्वारा मनाया जा रहा है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी हम आसानी से याद कर लेंगे। अंतरराष्ट्रीय महिलाओं की बात होगी तो देखिए महिला कौन से मंत्रालय में आया, महिला सी वाले ऑप्शन, यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और इसकी जो वर्तमान मंत्री है वो कौन है, स्मृति ईरानी। क्लियर है ना? स्मृति ईरानी वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की क्या है, मंत्री है। आइए इसकी और व्याख्या जान लेते हैं। देखिए इस सप्ताह का आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव ये क्या है बच्चों, ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है।
जो आजादी को हुए भारत में 75 साल हो चुके हैं, तो इसके तहत भारत सरकार की तरफ से आजादी के लिए 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके ये योजना चलाई जा रही है, ये महोत्सव है। इस महोत्सव के तहत भारत सरकार की ओर से अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी का ये पार्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह, जिसको इसके तहत क्या किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। क्लियर है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये आपका 8 मार्च को होगा। उससे पहले यानी 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक के इस सप्ताह का क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। क्लियर है बच्चों इतना, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया है? आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, 1 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 मार्च। 3 मार्च को हर साल विश्व वन्यजीव दिवस, या इसी को हम इंग्लिश में देखिए क्या कहेंगे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। हर साल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी कि विश्व वन्यजीव दिवस आपका मार्च की 3री तारीख को मनाया जाता है। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए इस दिवस को मनाने का उद्देश्य वन्य जीव और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, यानी कि प्रकृति के लिए वन्य जीव कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसके लिए, और जो वनस्पतियां हैं ये भी प्रकृति में बहुत ज्यादा उपयोगी हैं, मानव जीवन के लिए भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसके लिए इनकी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2013 को 3 मार्च के दिन इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। यानी कि पहली बार 20 दिसंबर 2013 को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी, जो कि किसने की थी, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यानी कि यूनाइटेड नेशंस असेंबली। क्लियर है बच्चों इतना, तो यह सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में LIC म्यूचुअल फंड ने किसे अपना प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, TS रामकृष्णन, दिनेश पांगटे, राकेश शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि TS रामकृष्णन। तो यहाँ आप इमेज में देख पा रहे हैं TS रामकृष्णन, जिन्हें क्या किया है, LIC म्यूचुअल फंड ने अपना MD और CEO बनाया है। क्लियर है इतना। आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए इन्होंने यानी कि TS रामकृष्णन ने दिनेश पांगटे का स्थान ग्रहण किया है। तो अभी तक LIC म्यूचुअल फंड के MD और CEO कौन थे, दिनेश पांगटे थे, और अब इनकी जगह पर कौन नियुक्त कर लिए गए हैं, TS रामकृष्णन। क्लियर है बच्चों। इसके बाद देखेंगे LIC म्यूचुअल फंड की बात हो रही है, तो बच्चों इसकी जो स्थापना है ये कब हुई थी, 20 अप्रैल 1994 को हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। इसके बाद इसका मुख्यालय यदि आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई, ठीक है। म्यूचुअल फंड की जो कंपनीज हैं उनमें से सबसे पुरानी कंपनियों में से ये एक है LIC म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 20 अप्रैल 1994, और इसका मुख्यालय आपका कहाँ पर स्थित हो जाएगा, मुंबई में। यहाँ तक बच्चों क्लियर है इतना। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अशनीर ग्रोवर ने किस कंपनी के MD और निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फोन पे, गूगल पे, भारत पे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत पे। आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं, ये हैं अशनीर ग्रोवर, जिन्होंने क्या किया है, भारत पे में ये अभी तक MD और निदेशक के पद पर थे, और इन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से क्या कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। क्लियर है बच्चों इतना। आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए बच्चों भारत पे की बात आई है, तो भारत पे जो ऐप है ये एक एप्लीकेशन का नाम है भारत पे, जिसके माध्यम से ऑनलाइन यानी कि डिजिटल तरीके से पैसे का लेन देन किया जाता है। तो ऑनलाइन लेन देन के लिए ये क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पे जो लेन देन किसकी बात हो रही है, रुपए पैसों की, ठीक है। तो ऑनलाइन रुपयों के लेन देन के लिए ये क्या है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इतना बच्चों क्लियर है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अनूप जलोटा ने उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक का विमोचन किया है, इसके लेखक कौन है? तो अभी हाल ही में अनूप जलोटा ने पुस्तक का नाम देखिए लिखा है उड़ान एक मजदूर बच्चे की,
इस पुस्तक का विमोचन किया है। तो इसके लेखक का नाम हमें बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दीपम चटर्जी, मिथिलेश तिवारी, अभिषेक बासु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिथिलेश तिवारी। मिथिलेश तिवारी ने इस पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक के लेखक है उड़ान एक मजदूर बच्चे की, और इसका जो विमोचन किसने किया है? अनूप जलोटा ने। ठीक है, और यहाँ आप इमेज में देख पा रहे हैं, बीच में ही खड़े हैं अनूप जलोटा, ठीक है, जिन्होंने इस पुस्तक का क्या किया है? विमोचन किया है। क्लियर है? आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए, इस पुस्तक में कैप्टन एडी मानिक के जीवन यात्रा के बारे में बताया गया है। कैप्टन एडी मानिक ये कौन है बच्चों? कैप्टन एडी मानिक, इनके द्वारा मुंबई में एक स्काई लाइन एविएशन क्लब चलाया जा रहा है। ठीक है, स्काई लाइन एविएशन क्लब। तो स्काई लाइन एविएशन क्लब मुंबई में ये चलाते हैं कैप्टन एडी मानिक। और ये कौन है? ये एक पायलट प्रशिक्षक है। ठीक है, यानी कि जो पायलट बनते हैं लोग, उनको ट्रेनिंग देते हैं, ये पायलट प्रशिक्षक हैं। ठीक है, तो कैप्टन एडी मानिक, इनकी जीवन यात्रा के बारे में इस पुस्तक में विवरण इनका दिया गया है। क्योंकि बच्चों कैप्टन एडी मानिक 12 साल की आयु से क्या कर रहे हैं? खेतों पर ये बाल मजदूरी क्या करते थे। ठीक है, तो उस टाइम पर जब ये बाल मजदूरी कर रहे थे तो एक दिन इन्हें आसमान में हवाई जहाज उड़ता हुआ दिखाई दिया। तब से इनका सपना हो गया कि मैं या तो खुद पायलट बनूंगा। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा गरीबी से बाहर निकले हैं। ठीक है, गरीबी से बाहर निकले, तो इसलिए इन्होंने निश्चय किया था कि मैं भी एक दिन अपना सपना पूरा करूंगा और पायलट बनूंगा। तो ये पायलट बने थे, और अब वर्तमान में ये एक पायलट प्रशिक्षक है, यानी कि जो भविष्य के पायलट होते हैं उनको ये ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, और इनकी फैमिली में प्रेजेंट टाइम में सारे ही लोग जो आपके विमानन क्षेत्र यानी कि इंडियन एयरलाइंस फील्ड है, सारे ही लोग उसमें वर्क करते हैं। इनकी फैमिली में 6 मेंबर हैं, इनके बेटे बहू, ये सारे लोग मिला करके। तो ये सारे ही लोग जो इंडियन एयरलाइंस फील्ड है, अलग अलग कंपनीज में क्या है, ये वर्क करते हैं। यानी कोई पायलट है, कोई एयर होस्टेस है, या फिर कोई और किसी पोस्ट पर है। तो इस तरीके से इनकी फैमिली के सारे मेंबर लगभग क्या है, इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए इनकी फैमिली को फ्लाइंग फैमिली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी फैमिली को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग फैमिली ऑफ इंडिया, फ्लाइंग फैमिली ऑफ इंडिया, कैप्टन एडी मानिक की फैमिली को कहा जाता है। तो इनकी जीवन यात्रा के बारे में इस पुस्तक में विवरण दिया है, जो कि किसने लिखी है? मिथिलेश तिवारी ने। इसीलिए देखिए बच्चों, पुस्तक का नाम भी क्या लिखा है? उड़ान एक मजदूर बच्चे की। ठीक है, उड़ान यहाँ पे देखिए किससे संबंधित है? यानी कि एयर, जो आपका प्लेन, ठीक है, हवाई जहाज की बात हो रही है यहाँ पे, और मजदूर बच्चे की, क्योंकि ये क्या किया करते थे? बाल मजदूरी, यानी कि 12 साल की आयु में ये खेतों पर काम किया करते थे। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। इतनी स्टोरी मैंने आपको बताई, तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से याद हो गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, हाल ही में ISSF 2022 विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? आपको यहाँ पे बताना है कि ISSF 2022 में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अभिनव बिंद्रा, मनु भाकर, सौरभ चौधरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में क्या किया है? स्वर्ण पदक जीता है, जो कि एक भारतीय खिलाड़ी है। ठीक है, भारतीय खिलाड़ी है। आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, ISSF विश्व कप की बात हो रही, तो इसका मतलब क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ठीक है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, हम इसको हिंदी में कह सकते हैं। जो कि आपका ISS विश्व कप है, इसका आयोजन 2022 में, ये कौन सा है? 2022 का खेला जा रहा है। 2022 में इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? मिस्र के काहिरा में। मिस्र आपका एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है, मिस्र, जिसकी राजधानी क्या है? काहिरा। तो यहाँ पे इस विश्व कप का क्या किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है। और इसी, यदि हम बात करें ISSF विश्व कप में, इसमें क्या है? ईशा सिंह ने महिला वर्ग में, ठीक है, यहाँ पे अभी जो हमने बात की है वो किसकी की है? पुरुष वर्ग में। ठीक है, पुरुष वर्ग में किसने जीता है? सौरभ चौधरी ने। और महिला वर्ग में भी एक भारतीय
निशानेबाज है ईसा सिंह, ठीक है, इन्होंने इसी में क्या जीता है, रजत पदक हासिल किया है, ठीक है। तो रजत पदक जीत लिया है और स्वर्ण पदक भी भारत को इसमें हासिल हो गया। क्लियर है बच्चों इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन विश्व श्रवण दिवस मनाया गया है, ठीक है, किस दिन मनाया गया है विश्व श्रवण दिवस? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए, 1 मार्च, 3 मार्च, 2 मार्च और या फिर 4 मार्च। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 मार्च। तो हर साल पूरी दुनिया में क्या मनाया जाता है, 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आइए इसकी और व्याख्या जान लेते हैं। देखिए इस वर्ष इस दिवस की थीम क्या रखी गई है, जीवन के लिए सुनना और ध्यान से सुनना, ठीक है। इस दिवस की इस बार जो थीम रखी गई है वो क्या है, जीवन के लिए सुनना है और चीजों को कैसे सुनना है, ध्यान से सुनना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिवस का नाम ही है श्रवण दिवस, और बच्चों श्रवण इसका मतलब ही क्या होता है, हियरिंग यानी कि सुनना, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा भी है वर्ल्ड हियरिंग डे, इंग्लिश में हम इसको क्या कहेंगे, वर्ल्ड हियरिंग डे। तो इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है, सुनना। जब हम कुछ बोलते हैं सामने वाला जो सुनता है, ठीक है, तो उस चीज को हम सुनना कहेंगे। तो विश्व श्रवण दिवस की बात हुई जो कि आपका 3 मार्च को मनाया जाता है, और इस बार इसकी जो थीम रखी गई है वो क्या है, जीवन के लिए सुनना और ध्यान से सुनना। और बच्चों बता दूं कि इस दिवस को पहली बार कब मनाया गया था, WHO ने मनाया था सबसे पहली बार 3 मार्च 2007 को, जो कि मनाया था पहली बार, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो हमें बताना है कि राष्ट्रीय ICT पुरस्कार जो है वो कितने शिक्षकों को दिए गए हैं। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, 49, 47, 44 या फिर 45। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 49। 49 शिक्षकों को यानी कि 49 टीचर्स को ये पुरस्कार दिया गया है, जिसका नाम क्या है, राष्ट्रीय ICT पुरस्कार है, ठीक है। और ये किसे दिया जाता है, शिक्षकों को दिया जाता है। आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए शिक्षा राज्य मंत्री जिनका नाम क्या है, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, इन्होंने ये पुरस्कार दिए हैं, ठीक है। तो शिक्षा से संबंधित राज्य मंत्री हैं ये, शिक्षा राज्य मंत्री हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। तो शिक्षकों को इसीलिए इन्होंने पुरस्कार दिए हैं। तो पुरस्कार का नाम आपको याद रखना है, राष्ट्रीय ICT पुरस्कार, और ये किसे दिया जाता है, शिक्षकों को ही ये पुरस्कार दिया जाता है, जो कि इस साल कितने लोगों को, लगभग 49 टीचर्स को ये पुरस्कार दिया गया है। क्लियर है बच्चों इतना? आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति, ठीक है, क्या नाम है, अभ्यास का नाम क्या है, अभ्यास वायु शक्ति, राजस्थान के किस शहर में आयोजित करेगी? आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका जैसलमेर। राजस्थान में का एक शहर है जैसलमेर। यहाँ पे पूछा गया था कि राजस्थान के किस शहर में करेगी IAF, यानी कि IAF इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना, वायु शक्ति जो अभ्यास है इसका आयोजन करेगी। तो ये राजस्थान के जैसलमेर में इसका आयोजन किया जाएगा। आइए इसकी और व्याख्या जान लेते हैं। देखिए राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण रेंज में IAF इसका संचालन करेगी, ठीक है, IAF यानी कि इंडियन एयर फोर्स, जैसलमेर के पोखरण रेंज में इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हो रहे हैं इस बार, PM मोदी, ठीक है। इस अभ्यास में पहली बार राफेल विमान भी इसमें क्या लेंगे, हिस्सा लेंगे। राफेल जो लड़ाकू विमान है जो कि भारत ने किससे परचेज किए हैं, फ्रांस देश से अभी आए हैं, ठीक है। 36 जो राफेल विमान है इनका समझौता हुआ था, ये आपको मैंने पहले बताया है। तो भारत में अब तक कुल कितने राफेल विमान पहुंच चुके हैं, ये बच्चों मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है। तो अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके जरूर बताना मुझे कि भारत में अब तक कुल कितने राफेल विमान आ चुके हैं, ठीक है। और इस अभ्यास में पहली बार राफेल विमान में क्या कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। इसका आयोजन IAF द्वारा हर 3 साल में एक बार किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि इसका जो आयोजन है हर साल में, यानी कि वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन 3 साल में एक बार किया जाता है, जो कि कौन करता है, भारतीय वायुसेना करती है, ठीक है। अभ्यास का नाम ही है वायु शक्ति, ठीक है। तो अभ्यास का नाम क्या है, वायु शक्ति, तो वायुसेना ही करेगी इसका आयोजन। क्लियर है बच्चों इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
ये हमारे आज के लेक्चर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बोल्ट सम्मान मेडल से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राजीव प्रकाश, नीना गुप्ता, प्रोफेसर दीपक धर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोफेसर दीपक धर। इन्हें बोल्ट सम्मान मेडल से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। यहाँ देख पा रहे हैं आप इमेज में, ये है प्रोफेसर दीपक धर, जिन्हें क्या दिया जाएगा, बोल्ट्जमैन मेडल पुरस्कार दिया जाएगा। आप यहाँ पर देखिए लिखा है कि दीपक धर फर्स्ट इंडियन टू बी कन्फर्ड विद बोल्ट्जमैन मेडल, ठीक है, यानी कि ये पहले भारतीय होंगे जिन्हें यह मेडल यानी कि ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। इनका नाम क्या है, प्रोफेसर दीपक धर। ये बच्चों आपको याद रखना है। आइए इसकी और व्याख्या जान लेते हैं। देखिए यह अवार्ड प्राप्त करने वाले दीपक धर पहले भारतीय नागरिक होंगे, ये मैंने आपको अभी हाल ही में बताया। और वर्तमान में यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि आपका कहाँ पर है, पुणे, तो इसमें ये क्या है, कार्यरत है, यानी कि यहाँ पर ये अभी वर्तमान में कार्यरत है, यहाँ पर ये काम करते हैं। और स्टैटफिस्ट सम्मेलन में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स, या इसी को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, IUPAP की ओर से स्टैटिस्टिक फिजिक्स के क्षेत्र में हर 3 साल में यह अवार्ड दिया जाता है। यानी कि ये जो अवार्ड है ये हर 3 साल में दिया जाता है। और फिजिक्स की यानी कि एक ब्रांच है, फिजिक्स आपका जो सब्जेक्ट होता है भौतिक, जिसको हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक फिजिक्स, या इसी को हम कह सकते हैं सांख्यिकी भौतिकी, ठीक है, हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे, सांख्यिकी भौतिकी। तो इसके क्षेत्र में जिसने भी अपने उत्कृष्ट खोजें की हैं, इसमें अपना जो भी ज्यादा समय बिताया है कह सकते हैं, जो भी नए नए इसमें प्रयोग किए हैं, जो भी नई नई चीजें निकाली हैं, तो इसमें जो भी अच्छा काम करता है, उत्कृष्ट इसमें इस फील्ड में काम करता है, तो उसमें यह अवार्ड दिया जाता है। यानी कि स्टैटिस्टिक फिजिक्स की फील्ड में यह अवार्ड दिया जाता है, जो कि हर 3 साल में दिया जाता है। तो इस बार प्रोफेसर दीपक धर को दिया जा रहा है, और ये ऐसा अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले इंडियन होंगे, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ई बिल प्रोसेसिंग प्रणाली का शुभारंभ किसने किया है। ई बिल प्रोसेसिंग बताना है हमको कि इस प्रोसेसिंग प्रणाली का शुभारंभ किसने किया है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्मृति ईरानी, अमित शाह, अश्विनी वैष्णव या फिर निर्मला सीतारमण। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, निर्मला सीतारमण। और यहाँ देखिए इमेज में ये बीच में खड़ी हुई है निर्मला सीतारमण, ठीक है। तो इन्होंने ई बिल प्रोसेसिंग प्रणाली का क्या किया है, अभी हाल ही में शुभारंभ किया है। आइए इसकी और व्याख्या जान लेते हैं। देखिए बच्चों व्याख्या से पहले मैं आपको बता दूं कि निर्मला सीतारमण इनका नाम है, तो ये अभी वर्तमान में कौन है, केंद्रीय वित्त मंत्री है, ठीक है, वित्त मंत्रालय की ये मंत्री हैं। तो वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। आइए अब व्याख्या देखेंगे। देखिए इसका शुभारंभ 46वें सिविल लेखा दिवस, ठीक है, सिविल लेखा दिवस जो कि कौन सा था, 46वें नंबर का था, इसके उद्घाटन सत्र में इसका शुभारंभ किया गया है। इसे सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में लागू किया जाएगा। ई बिल प्रोसेसिंग जो प्रणाली है इसको सारे जो भी मंत्रालय यानी कि सभी मिनिस्ट्रीज, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब में इसको लागू किया जाएगा। इससे क्या होगा, इससे कामकाज में पारदर्शिता आएगी और कागज रहित भुगतान व्यवस्था को मजबूती भी मिलेगी, ठीक है। आजकल आप देख ही रहे हैं हर चीज डिजिटल तरीके से की जा रही है, और सरकार का जो उद्देश्य है वो क्या है कि पूरे भारत को पेपरलेस और कैशलेस बनाना है। तो कैशलेस कैसे बनाया जा रहा है, जिसके माध्यम से आजकल कई सारे ऐसे एप्लीकेशन आ गए हैं जिनके माध्यम से आप ऑनलाइन पैसे का लेन देन कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो कामकाज है, सरकारी कामकाज, उनमें भी सारे काम आजकल किस तरीके से किए जाते हैं, डिजिटल तरीके से, यानी कि ऑनलाइन जो भी काम है वो सारे किए जाते हैं। तो इससे पेपर की भी बचत हो रही है, तो कागज रहित, ठीक है। तो इसको जो शुरू करने का पर्पस है वो क्या है, जो भुगतान है यानी कि पेमेंट है वो आपका कैसा रहेगा, पेपरलेस रहेगा, ठीक है। आगे देखेंगे 46वां सिविल लेखा दिवस 2 मार्च 2022 को डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में मनाया गया। यानी कि ये जो सिविल लेखा दिवस है इसी के उपलक्ष्य, इसके उद्घाटन सत्र में इसका शुभारंभ किया गया था। और बच्चों ये जो 46वां सिविल लेखा दिवस है ये कब आपका मनाया गया था, 2 मार्च 2022 को, जो कि
डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में मनाया गया था। तो ये सारे फैक्ट्स आपको बच्चों याद रखने हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे टॉप 15 के, वो हमने पढ़ लिए, उनको सबको कवर कर लिया है। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, जो भी स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन रहे हैं, वो सारे बच्चों आप नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में बच्चों। तो आज की क्लास कैसी लगी ये जरूर बताइएगा नीचे कमेंट करके, और लेक्चर कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ लेक्चर को शेयर जरूर करना, ठीक है। जो भी बच्चे आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप सारे लेक्चर जो भी हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उनको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको अच्छे से अच्छा जो कंटेंट है, अच्छी से अच्छी चीजें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो चीजें हैं ये आपके साथ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन तक भी पहुंच सके, उनकी भी मदद हो सके तैयारी करने में, तो तैयारी और आसान हो जाएगी उनके लिए। इसलिए आप सारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया कीजिए, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, आपको मैं जरूर बताऊंगी। और क्लास कैसी लगी ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक जरूर कर देना, ठीक है। लाइक करना मत भूला करो, लाइक जरूर कर दिया करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें अच्छा फील होता है, तो हम और अच्छी कोशिश करेंगे कि आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकें, ठीक है। और क्या करना है, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ जो बगल में बेल आइकन दिया जाता है इसको भी आप ऑन कर लेना ऐसे करके, ताकि आपको हमारे वीडियोस पे मिलने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, अगले लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ और भी नई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, जय हिंद एंड थैंक यू।